आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या इम्पोर्टेंट जो भी गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे आज हम लोग, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैन वी हैव द गट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और नॉट। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैसे मैं आज आप लोगों को जायरोस्कोप स्टार्ट कराने वाला था लेकिन किसी वजह से अभी स्टार्ट नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, बाद में इंट्रोडक्शन बता दूंगा आप लोगों को जायरोस्कोप होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जायरोस्कोप। कभी कभी कुछ लोग उसको गायरोस्कोप भी बोलते हैं, कुछ जायरोस्कोप, तो मैं जायरोस्कोप बोलता हूँ भाई, तो आप लोग भी आई विल सजेस्ट यू दैट यू हैव टू कॉल दैट जायरोस्कोप। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जायरोस्कोप के जो इंपॉर्टेंट है कई जगह पर, और उसका एप्लीकेशन आता भी है। जब भी हम लोग व्हीकल टर्न करते हैं वहां भी जायरोस्कोप काम करता है। जब भी हमारा एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन रोटेट करते हैं, तब भी जायरोस्कोपिक इफेक्ट काम करता है। जो नेवल शिप होते हैं सी में, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो चलते हैं, वो भी वहां पर भी जायरोस्कोपिक इफेक्ट काम करता है। ये जायरोस्कोप है क्या, ये चीजें भी देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लो आइडिया किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ए मास ऑफ 1 किलोग्राम is suspended by means of 3 spring as shown in figure. The spring constant K1, K2, K3 are respectively this. नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होगी कि इसमें? नहीं। क्यों भाई? सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है सिस्टम की, पता है कि नहीं? ओमेगा एन पूछा ना, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एन क्या होता है? यस सर। अंडररूट एस इक्विवेलेंट अपॉन एम। एम पता है, एस इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? एस यहां पर के इक्विवेलेंट हो जाता है। हम लोगों ने स्टिफनेस को एस से पढ़ा है, इन्होंने के से बता दिया है। तो ये दोनों किस में है? पहले सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 अपॉन के इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, है ना? यहां से के निकल जाएगा, फिर ये वाला के और ये K3 और ये वाला के पैरेलल हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, आपके पास के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। के इक्विवेलेंट मिलेगा, वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगला वाला देखो, ये सिस्टम दिया गया है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ये एक स्प्रिंग से 2 मास अटैच है कि नहीं? क्या हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा इसका? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम आर सर ब्रेक हो जाएगा सर, एक स्प्रिंग को स्प्रिंग ब्रेक हो रहा है सर, सिंगल स्प्रिंग है। ये एक मास ये लगा है ना, एक स्प्रिंग से 2 मास अटैच्ड हैं। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, मास डबल हो जाएगा इस वाले केस में ना। चलो इसको देखते हैं, अभी इसको देख लेंगे। इसके बाद अगला सिस्टम देखो, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, पैरेलल सिस्टम है। क्यों? ये वाला तो पैरेलल अरेंजमेंट है ना। यस सर। 20 तो टोटल ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? यस सर। ये हो जाएगा आपको 40, तो एस इक्विवेलेंट 40 हो जाएगा। मास ये दिया है, इजीली निकाल सकते हो इसकी साइकिल पर सेकंड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड में निकालना है। तो साइकिल पर सेकंड मतलब एफ निकालना है, एफ एन। ठीक है, तो ओमेगा एन क्या होता है? 2 पाई एफ एन दैट इज इक्वल्स टू अंडररूट एस अपॉन एम हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 पाई तो यहां आ जाएगा, और एस हो जाएगा आपको 40 अपॉन मास कितना है? 100, है ना। इस 0 से 40 किलो न्यूटन है, 40 किलो न्यूटन है, मतलब 1 2 3 40 है। 1 0 2 0 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 अपॉन 2 पाई, 20 अपॉन 2 पाई, है ना। ये 10 बार कट जाएगा तो 10 बटे पाई आ जाएगा, 10 अपॉन पाई आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? इसमें ओमेगा एन नहीं पूछा है, एफ एन पूछा है, फ्रीक्वेंसी एफ एन, हर्ट्ज वाला सिस्टम से पूछा गया। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो होता ही, आप लोगों को पता है कितना मास होता है इसमें। एनर्जी चेंज कितना होता है इस वाले सिस्टम में? स्प्रिंग 1/2 kx², इतनी एनर्जी सिस्टम के अंदर चेंज हो जाती है, 1/2 kx²। ये डायरेक्टली आता है। पहले कितनी एनर्जी है इसके पास? स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी आपकी, यहां से यहां तक 1/2 k इंटू एक्स प्लस डेल्टा का स्क्वायर, है ना।
क्यों भाई, यही तो होता है। डेल्टा ये हो गया, एक्स बाद में ये हो गया, इसमें से कौन सी एनर्जी घटा देंगे, एम जी डेल्टा माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। कंप्रेस यहां पे हो गया सिस्टम आपका बाद में, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर ये हो गया, और आपका मास के अंदर जो स्टैटिक एनर्जी हो जाएगी वो mg डेल्टा के बराबर हो जाएगी। दूसरा डेल्टा इंटू एस बराबर हो जाएगा m इंटू जी के। तो इसमें आपस में रिलेशन पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसको चलो बाद में देखते हैं, पहले जो चीजें हम लोगों ने और डिस्कस की हैं वो देख लेंगे। इस वाले का सिस्टम क्या है, विद टू पार्टिकल्स ऑफ मास एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, ये वाइब्रेट करेगा इस तरीके से। ये कैसे करेंगे, ये चलो देखता हूं, ये भी बता देंगे अभी। इस वाले सिस्टम को कैसे करेंगे सॉल्व, ये तो बताया था मैंने। बीच में क्या है, K1 प्लस K2, ये सीरीज में है, ये सीरीज में हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट निकाल लोगे। ये फिर बाद में पैरेलल में हो जाएंगे दोनों सिस्टम, तो इसमें Q, हाँ, तो Q अपॉन अंडर रूट क्या होगा, S अपॉन M की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका। तो वहां से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या पूछा गया है इस वाले केस में, ये ये आपका टॉर्जनल वाइब्रेशन का केस है। द कंसीडर वेयर द फिगर जे बिलो जे द कंबाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कंबाइंड पोलर मोमेंट हो जाएगा। K1 K2 K3, तो ये टॉर्जनल स्टिफनेस है, ये मतलब ये आपका टॉर्जनल स्टिफनेस आपकी दी गई है K1 K2 K3। Q1 ये Q1 की जगह पर K1 K2 K3 दे दिया गया है ना, तो आप K इक्विवेलेंट निकाल लो सबसे पहले। क्यों, K इक्विवेलेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। K इक्विवेलेंट क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने इस वाले केस में Q इक्विवेलेंट पढ़ते थे कि नहीं, हम Q पढ़ते थे, इसमें K दिया गया है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 1 से निकल जाएगा, ये तो 1/k इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे K मिलेगा मतलब K की वैल्यू आ जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यही आ जाएगा। प्लस अब ये सीरीज में, ये पैरेलल हो जाएंगे दोनों, K3 इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, K3/1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, K की जो वैल्यू आ जाएगी, K इक्विवेलेंट जो हो जाएगा K1 K2 प्लस K3 K1 K3 प्लस K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2, यही तो आ जाएगा। K1 K2 K3 ये सब आ जाएंगे, K1 K2 K3 K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 अपॉन ये डी आंसर आ जाएगा इसका। नहीं डी आएगा, K1 प्लस K2 आएगा, डे 1 आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा बी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, बी आएगा सर, बी आ जाएगा। इसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। A flexible rotor system comprises of 10 kg rotor disc placed in the middle of the massless shaft of diameter this, length this, between a bearing shaft. This is mounted on the ends. The bearing are assumed to be simply supported boundary condition. The shaft is made to steel with critical speed of rotation निकालना है, बताओ निकाल सकते हो कि नहीं। इस तरीके से है, बीच में रोटर लगा है, सेंटर में। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, डायमीटर दे दिया है, एल दे दिया है 500 mm इन दोनों के बीच की। क्या फॉर्मूला था, मोमेंट निकालना पड़ेगा। y इक्वल्स टू क्या होता था, E अपॉन ओमेगा n अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1, ऐसा ही कुछ होता था कि नहीं। -1, यस सर। बस अब क्या पूछा गया है, यस सर। तो ये पूछा गया 10 किलोग्राम दिया है मास, ठीक है। रोटर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ दिस मासलेस शाफ्ट, मासलेस शाफ्ट है, ठीक है। डायमीटर डी दे दिया गया, लेंथ दे दिया आपकी 500 mm, बिटवीन बियरिंग्स माउंटेड एट द एंड। द बियरिंग आर एज्यूम्ड टू बी
सिंपली सपोर्टेड बियरिंग है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड है, सेंटर में कितना रिफ्लेक्शन होता है मैक्सिमम? ई कितना हो जाएगा? क्यों? WL/48 यही होता है ना, यही तो होता है। अरे रोटर की वजह से स्टैटिक डिफ्लेक्शन कितना होगा सेंटर में अगर मास m लगा है तो? WL/48 यही होता है सिंपली सपोर्टेड केस में। Yes, sir. यहां से निकालोगे यस सर, यस सर। तो बस पुट करनी है वैल्यूज। क्रिटिकल स्पीड होती है आपकी, क्रिटिकल स्पीड तो जब होगा जब ओमेगा n अंडर एस अपॉन एम हो जाता है, एस अपॉन एम दैट इज इक्वल्स टू अंडर डेल्टा अपॉन जी, जी अपॉन डेल्टा होता है शायद। ये आपका जी अपॉन डेल्टा, डेल्टा से निकल जाएगा, डेल्टा यहां से मिलेगा, ये ई नहीं है, ये आपका डेल्टा मिलेगा यहाँ पे, है ना, ये डेल्टा मिलेगा। डेल्टा यहां पर पुट करोगे, डेल्टा की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये आपका ओमेगा एन मिल जाएगा। यही पूछा गया है, डेल्टा निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे, इसमें शायद होगा सॉल्यूशन, इसी तरीके से निकलेगा। आपको पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा इस वाले केस में, वहां से निकलेगा आपको। ओमेगा एन ही निकालना है, क्रिटिकल स्पीड है, वहीं से निकलेगा आपका ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाली बात है टॉर्जनल। ये टॉर्जनल वाला केस है कि नहीं? इसमें देखो यूनिफॉर्म रिजिड बार, सिलेंडर बार, मास एम दिया है, हिंज एट द लेफ्ट हैंड साइड, स्प्रिंग, डैम्पर, ये सब लगा हुआ है। स्टिफनेस ऑफ द टॉर्जनल स्प्रिंग, इग्नोर द हिंज मासेज, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन अबाउट द हिंज्ड पॉइंट। ओमेगा एन निकालना है भाई, इसका ओमेगा एन निकालना है। तो थोड़ा सा इसको डिफ्लेक्ट करेंगे हम। मैंने क्या बोला था, जब टॉर्जनल वाइब्रेशन का केस होता है इसको हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देते हैं। अभी मोमेंट लगाएंगे तो जब डिफ्लेक्ट करोगे तो क्या क्या मिलेगा? ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? FD डैम्पिंग फोर्स लगेगा। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा, है ना। और एक इनर्शिया लग जाएगा, इसका काम करेगा थीटा, ये थीटा डिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? आई थीटा डबल डॉट आ जाएगा, प्लस सिलेंडर बार जिसका मास का बार का मास दे दिया, मतलब आई निकाल सकते हो, इसका आई निकाल सकते हो। अब आई सेंटर के अबाउट क्या होता है? 1/2 ml² होता है, याद है कि नहीं? 1/2 ml², 1/12 नॉट 12, 1/12 ml² होता है 1/12 ml²। और लेकिन हमें निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या होगा? इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा? इसमें मास इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और कर देंगे। टोटल अगर 500 है, L/2 का स्क्वायर, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आपका आई अबाउट दिस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद CX निकालना है, तो C इंटू अगर X देखना पड़ेगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, R थीटा अप्लाई कर देंगे इस वाले केस में, R थीटा इसमें अप्लाई करना पड़ेगा हमें। देखो इसमें R थीटा अप्लाई करना पड़ेगा, तो R तो ये हो जाएगा 400 और थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और जब KX लेंगे तो 500 इंटू थीटा आ जाएगा। क्यों? C X डॉट होता है ना, अगर हम डैम्पिंग फोर्स की बात करेंगे, CX डॉट ये आपका डैम्पिंग फोर्स, और अगर मोमेंट लेंगे तो मोमेंट में 400 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 400 मतलब R हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका C थीटा डॉट इंटू 400 स्क्वायर, यही हो जाएगा। क्यों? R थीटा, हमें तो थीटा डॉट से मतलब होगा इसमें। फिर दूसरा, इस वाले केस में KX में क्या आएगा? SX इंटू मोमेंट X, तो ये हो जाएगा आपका S इंटू 500 X S इंटू डेल्टा आएगा, SX इंटू X नहीं होगा, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, इंटू 500 आ जाएगा। फिर X क्या हो जाएगा? R थीटा, तो R के केस में 500 और थीटा के केस में थीटा आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो मास हो जाएगा आपका क्या पूछा गया है? अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी ओमेगा एन जो होगा वो अंडरवुड कोफिशिएंट ऑफ थीटा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ थीटा अपॉन जो थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो मैं बता रहा हूं कितना आंसर आएगा, कैसे निकालेंगे इसको। डैम्प्ड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी
ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द बार अबाउट हिंज्ड पॉइंट पूछा गया है, तो वो निकाल लोगे। इस वाले केस में आपको K दे दिया गया है, स्प्रिंग का K दे दिया गया है, C आपको दे दिया गया है। द स्टिफनेस ऑफ टॉर्जनल स्प्रिंग, देखो इसमें क्या और लगना है, रिमेंबर टॉर्जनल स्प्रिंग भी बोली गई है, इसका मतलब इसमें क्या और आएगा, Q आएगा, है ना, Q थीटा भी पिक्चर में आएगा इसके अंदर। तो जो टोटल सिस्टम मैं बता रहा हूं, इसका जो केस होगा वो मैं बता देता हूं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्विवेलेंट इक्वेशन। देखो पहले तो सबसे पहले आपको पता है I अबाउट पॉइंट K हो जाएगा, I अबाउट पॉइंट K इंटू थीटा डबल डॉट, ये ठीक है, ये समझ में आ गया। ये वाला, एक तो ये वाला टर्म आएगा इसके अंदर, आएगा कि नहीं, आ जाएगा। प्लस दूसरा किस वजह से आएगा, दूसरा इस रॉड की खुद की स्टिफनेस है K थीटा जो दिया गया है, जो हम Q निकालते थे, एक आएगा इसमें Q थीटा आएगा कि नहीं आएगा, इसकी वजह से K थीटा Q थीटा, क्योंकि ये मासलेस नहीं है, मास है इस रॉड का। एक ये वाला टर्म, एक डैम्पिंग फोर्स आएगा आपके पास, डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाएगा, C इंटू C थीटा, ये हो जाएगा आपका C x डॉट इंटू R 400, ये आ जाएगा। मोमेंट ही तो ले रहे हैं। और एक होगा आपका स्प्रिंग फोर्स इंटू x इंटू 500। x क्या है, इंटू 500, ये जब डिफ्लेक्ट होगा तो ये वाला इसका x1 मान लेते हैं इसको, और ये वाला x2 मान लेते हैं, तो इस वाले में x1 डॉट आ जाएगा, इसमें x2 डॉट आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो इस वाले केस में जो x2 डॉट होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी r थीटा, मतलब 400 इंटू थीटा, और इसमें हो जाएगा आपका 500 इंटू थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देख लो, जो थीटा का कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ओमेगा एन हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन, डैम्पिंग कोएफिशिएंट इन द वाइब्रेशन इक्वेशन इज गिवन बाय। डैम्पिंग कोएफिशिएंट किससे द्वारा दिया जाता है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, C। और C कौन सा, C में जो भी थीटा डॉट इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो आएगा। तो देख लेना, जहां थीटा डॉट का कोएफिशिएंट होगा वो आएगा, और जो आपका ओमेगा एन होता है वो थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो आता है। ठीक है, ये याद रखना है, जो थीटा डॉट का कोएफिशिएंट होगा वो C आएगा, और जहां पे थीटा का कोएफिशिएंट होगा वहां पर ओमेगा एन आएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलने वाला हूं? हाँ जी, समझ में आ गया ना। ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा दक्ष, नहीं समझ में आया? यस सर, यस सर, समझ में आ गया ना कैसे होना है? सर। चलो सर जहाँ थीटा डॉट होगा सर वहाँ C आएगा, और जहाँ थीटा होगा सर वहाँ Q1। बस जो कोफिशिएंट होगा वहां से निकाल सकते हो। ए वाइब्रेटिंग मशीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्लोर यूजिंग स्प्रिंग्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन मशीन्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइसोलेशन सिस्टम इज दिस। द ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो निकालना है आपको, टाउ निकालना है इस वाले केस में। पता है कि नहीं क्या दिया है इस वाले क्वेश्चन में? केवल स्प्रिंग लगी है, ओनली स्प्रिंग्स। देखो, एक वाइब्रेशन आइसोलेशन का क्वेश्चन है यूजिंग स्प्रिंग्स, तो डैम्पर नहीं लगा मतलब जाई 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, टाउ क्या होता हमारे पास, ट्रांसमिसिबिलिटी का क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन क्या था, 1 प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों भाई, प्लस 2 जाई ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, यही तो था ट्रांसमिसिबिलिटी का। अब इसमें बोला गया वाइब्रेटिंग मशीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फ्लोर यूजिंग स्प्रिंग्स, केवल स्प्रिंग लगी है, इसका मतलब जाई वाला टर्म 0, ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। तो इसमें एक्सप्रेशन आपका बचेगा ट्रांसमिसिबिलिटी का, ट्रांसमिसिबिलिटी का जो फॉर्मूला इस वाले केस में लगेगा वो लगेगा टाउ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। ये क्या जाएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट तो कट जाएगा वो। अब क्या दिया है इसमें, द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन दे दिया है। देखो दिया है कि नहीं,
एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी जो फोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी दी है और नेचुरल फ्रिक्वेंसी का रेशियो कितना दे दिया है 0.5 दिया है ना 0.5 बोलो यस सर। ओमेगा अपॉन ओमेगा एन दे दिया 0.5 तो यहां पुट कर दो 1/1 माइनस 0.5 कितना हो गया 1/4 क्यों भाई नहीं 1/2 हो गया ना 1/2 का स्क्वायर हो गया तो ये 1/4 हो गया ये 1/1 माइनस 1/4 हो गया कि नहीं यहां जाएगा 4 माइनस 3/4 4/3 आ जाएगा 4/3 आ जाएगा ना देखो ट्रांसमिसिबिलिटी आपकी 4/3 आ गई। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बताओ? यस सर। इजीली निकल गया? नो सर। बस फॉर्मूले याद होना चाहिए और कंडीशंस अकॉर्डिंगली पुट करते जाओ, यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स। अब ये क्वेश्चन है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ये यूनिफॉर्म स्टिफ रॉड ऑफ लेंथ दिस mm and having weight this is provided at one end connected the spring at other end. For keeping the vertical in stable position, the minimum value of spring constant K needed. क्या पूछा गया है? K की वैल्यू पूछी गई, जिसे आपकी स्प्रिंग कैसी रही है, कांस्टेंट है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें मोमेंट को बैलेंस करना है, K की वैल्यू पूछी गई है। चलिए आप इस मास को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दो इस तरफ, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? बोलो। और ये वाला मास आ जाएगा यहां पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई साहब? K इंटू एक्स लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं? बताओ। यस सर, लग रहा होगा। और यहां इसका मास नीचे लग रहा होगा क्या? W इंटू W लग रहा होगा, वेट डाउनवर्ड लगा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, मोमेंट ले लेंगे अबाउट पॉइंट O, ये आपका हो जाएगा डिफ्लेक्शन, मान लिया थीटा हो गया ये, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया? थीटा मान लिया। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट O, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट O ले लेंगे, तो नीचे W इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस काम करेगी, ये मान लिया मैंने x1, इट इज इक्वल टू ये क्लॉकवाइज हो जाएगा kx फोर्स इंटू x इंटू कितना हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कितनी है? 300 mm है ना? क्यों? इसका ये kx इधर काम करेगा ना, नहीं समझ में? यस सर, यस सर। तो ये 300 हो जाएगा और यहां पर ये वाला फोर्स काम करेगा। अब देखो, अब अगर ये थीटा है और यहां पर डिफ्लेक्शन मैंने x1 माना है, तो ये x1 की वैल्यू क्या 150 थीटा के बराबर नहीं होगी? टेल मी। ये ट्रायंगल बन रहा है एक मिनट जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो W आपको पता ही है, W कितना दिया है? वेट इज 300 न्यूटन, यहां 300 रख दो, इंटू x1 कितना हो जाएगा? 150 इंटू थीटा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। K कितना दिया है? K पूछा गया है इंटू x कितना हो जाएगा इस वाले केस में? यही तो होगा x, यहां से यहां तक का डिफ्लेक्शन। x कितना हो जाएगा? 300 इंटू थीटा, 300 थीटा हो जाएगा कि नहीं? आर थीटा से भाई x क्या होता है? आर थीटा होता है कि नहीं होता है? आर क्या होता है? आर थीटा इंटू 300। तो इस थीटा से तो ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, 150 से ये 2 बार कटेगा और 3 दूनी 600 ये हो गया, इस 300 से ये 300 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? क्यों? तो ये आ गया आपका K विल बी इक्वल्स टू 300 से 300 150 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 2 आ गया। बोलो, ये 300 है न्यूटन और ये किस में है? ये आपका mm में है ना? ये mm में है कि नहीं? ये mm में है कि नहीं? और ये mm में, तो इस mm से तो ये mm कट जाएगा, तो इसको जब हम मीटर में क्या कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इधर जाएगा तो 10⁻³ हो गया, तो K की वैल्यू 500 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 500 न्यूटन पर mm। बताओ
यस सर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 500 सी आंसर। तो ये ट्रिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई। अगर इसमें के की वैल्यू नहीं पूछता, अगर ओमेगा एन पूछता तो क्या करते बताओ? ओमेगा एन पूछता तो क्या करते? अगर ओमेगा एन पूछा गया है, ओमेगा एन क्या होता है? अंडर रूट एस अपॉन एम। क्यों? M. एम। यहां पर इसका मास दिया, ये क्या दे दिया है? इसका वेट दिया है, तो यहां से एम निकाल लेते और एस आपको के वेट दिया है, के पता ही चल जाता, तो इजीली आप ओमेगा एन भी निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे, है ना? तो ये है किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, और तो चलो हो ही जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये डैम्प्ड सिस्टम है, इसका निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? लेटरल वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम इज क्रिटिकली डैम्प्ड यूजिंग विस्कस डैम्पर, द डैम्पिंग कांस्टेंट फॉर द डैम्पर इज। तो इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है? अटैच फ्री हैंडेड कैंटिलीवर भी में, तो कैंटिलीवर का आपको डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, डेल्टा कितना आता है, और अंडर रूट डेल्टा जी अपॉन डेल्टा से इसका आंसर आ जाएगा, बैलेंस करने के बाद आ जाएगा इसका आंसर भी, ठीक है? और अच्छा, ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आप लोगों को नहीं कराया है, ये मैं ऐड कर दूंगा। देयर आर 4 सैंपल्स PQRS with natural frequency 64, 90, 128 this respectively. They are mounted on test setup for conducted vibration experiments. If a loud pure note for the frequency 144 Hz is produced by the same instrument, which of the sample will show the most acceptable induced vibrations? बताओ, मोस्ट एक्सेप्टेबल इंड्यूस्ड वाइब्रेशन किस वाले केस में होंगे? जब ये वाली फ्रीक्वेंसी मैच किसके साथ हो जाएगी? इसके आसपास कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 128 वाली आ रही है कि नहीं? 128 सर। तो आर वाला आंसर हो जाएगा इसका, जहां मैचिंग होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए रोटेटिंग डिस्क डायमीटर दिस हैज 2 एसेंट्रिक मासेस। ये आपका ये जो सिस्टम है आपका वो वाइब्रेशन का नहीं है, ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ये जो 7.14 है ना क्वेश्चन नंबर, ये आपका किसका है? दिस क्वेश्चन इज फॉर बैलेंसिंग। चलो बाकी ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब और आप लोग क्वेश्चन मैं ये अलग से सॉल्व करवा दूंगा आप लोगों को, अगर कुछ दिक्कत है तो आप लोग यहाँ से चीजें पूछ भी सकते हैं। बाकी जायरोस्कोप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है?